Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Dear students, तो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था क्वेश्चन सीरीज फॉर नीट ओके। और हम कोशिश कर रहे थे किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो जैसा कि फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही पार्ट हैं भाई, राइट। एक तो आपका जीओसी पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म है, राइट, है ना। सेकंड जो पार्ट है बेटा क्या है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ओके। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस के थ्रू बेटा क्या किसको अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, राइट। क्वेश्चन के थ्रू हमारा जो फॉर्मेट रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है कि वो फॉर्मेट हमारा ये रहने वाला है, क्वेश्चंस के थ्रू हमें क्या किसको अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो हमारा तरीका ये रहने वाला है, ओके। और नो डाउट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसकी वजह या रीज़न यही रहता है कि आप प्रॉपर लॉजिक या कंसेप्ट यूज़ नहीं करते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड पे कहीं ना कहीं आप चले जाते हो। तो अगर आप प्रॉपर कंसेप्ट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, ओके। तो बेटा पूरा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ओके। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे ख्याल से बहुत इजी है बट गलती होने के चांसेस मैक्सिमम, ओके। देखो इसमें जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, अगर आप जल्दबाजी करोगे बेटा तो इस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, जबकि आईयूपीएक ने दिया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ मैं सारे और पीवाई क्वेश्चंस की ही डिस्कस कर रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम्स नीट 2023 से रिलेवेंट ही है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें अगर हम, तो इसमें जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ओके, तो इसमें आईयूपीएक नेम पूछा है उसने। तो देख लो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ बेटा देखो, अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो बेटा लगता तो आप जल्दबाजी में अगर ऐसे नंबरिंग कर देंगे ना 1 2 3 तो आपको लगेगा 2 पोजीशन पर इथाइल है, 3 पोजीशन में इथाइल है, तो आपको आंसर लगेगा 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन। तो फिर आपको पहला ही आंसर लगने लगेगा जो कि बिल्कुल गलत है, राइट। और देखो उसने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला है, उसने पहला ही आंसर 2 3 डाईथाइल ब्यूटेन दे दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि आप यहाँ गलती करो, ओके। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन करेक्ट नहीं होता है, बट यहाँ उसने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश की है, ओके। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अच्छे से हैंडल करना है। तो आपका रूल क्या कहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ओके। तो आप रूल पे चले जाएंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, है ना, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। तो आप इसी रूल पे चले जाएंगे, ओके। और तो हिंट तो यही मिलेगा आपको, ओके। तो देखो इसमें कितने लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन सकती है इसमें, अरे भाई चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे आपकी जिगजैग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको अगर आप चेन को ओपन करोगे ना बेटा, तो अगर आप देखो यहाँ पर अगर मैं इसे लूँ तो मैक्सिमम कार्बन की चेन ये होगी, देखो अगर इसे जिगजैग लिया मैंने ये होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, देखो CH3 है, देन CH लिखता हूँ और C2H5 को अपना C2H5 को ब्रेक कर दिया आपने, किस में बेटा C2H5 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, CH2CH3, राइट। और देन CH लिखा हुआ है, फिर C2H5 लिखा हुआ है, उसको भी ब्रेक किया जा सकता है CH2CH3, राइट। और फिर लिखा हुआ है CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कहाँ आ गई बेटा, लॉन्गेस्ट चेन देखो ये आ गई, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स की, ओके। कितने कार्बन एटम्स की बेटा लॉन्गेस्ट चेन है, बेटा बोलो कितने कार्बन एटम्स की चेन है। और ये मेरे साइड चेन है ना, सब्स्टिट्यूएंट से बोल सकते हो, है ना। तो ये मेरा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ओके। और ये भी बेटा मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ओके। तो हमने कहा था कि अगर साइक्लो कंपाउंड्स नहीं है ना, अगर साइक्लो कंपाउंड्स अगर होता है बेटा तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। और साइक्लो कंपाउंड्स तो है नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मेट है वो क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, देन वर्ड रूट है और देन प्राइमरी सफिक्स है, ओके, और देन सेकेंडरी सफिक्स है। और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को, तो ये भी प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स क्या है, सभी कार्बन कार्बन सिंगल वर्ड के साथ है, तो इसका मतलब एन है, राइट। और सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा क्या है यहाँ पर, मिथाइल, ओके, इसे हम मिथाइल कहते हैं, राइट। तो ये भी मालूम है आपको और ये भी मालूम है मिथाइल किस किस पोजीशन में बेटा। ये अगर नंबरिंग हम करते हैं तो नंबरिंग देख लो बेटा, अगर नंबरिंग हमने की यहाँ पर कहीं से भी कर लो, चाहे आप डाउन साइड से करें चाहे अप साइड से। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो बेटा, यहाँ 3 पोजीशन पे, यहाँ 4th पोजीशन पे, राइट। अगर ऊपर से भी नंबरिंग करोगे तो ये 3 पे आएगा या 4th पर। तो आप चाहे डाउन साइड से नंबरिंग करें चाहे अप साइड से नंबरिंग करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। अब देखो जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना,
वो किस पोजीशन पे है, वो 3 और 4 पोजीशन पे है। तो मैं इसे क्या लिखूँगा 3,4, फिर मैं क्या लिखूँगा बेटा डाई, क्योंकि 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख लूँगा मैं। ओके, और वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या लिखूँगा बेटा ब्यूटेन। तो ये नाम आएगा। ओके, तो देख लो ये ऐसा नाम मैच अगर कर रहा है आपका 3,4 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ऐसा ब्यूटेन नहीं, फिर बात कर ली बेटा, गलती क्या होगी, ब्यूटेन नहीं, 6 कार्बन है ना बेटा, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन है, क्या लिखूँगा मैं इसे हेक्सेन लिखूँगा ना। तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, देखो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये सेकंड वाला आंसर है आपका। ओके, समझ में आ गया होगा, है ना। तो गलती होने के चांसेस बने रहते हैं, बट आपको गलती नहीं करना है। ओके, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपसे ईजी ही पूछे जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो जैसे कि क्वेश्चन ये वाला देखा आपने, थोड़ी जल्दबाजी करते आप तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो जाता आपका ये, लेकिन आपने यहाँ थोड़ा पेशेंस दिखाया है तो डेफिनेटली आंसर कौन सा होगा बेटा सेकंड, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। इसमें इंटरेस्ट मेरा भी है, आपका भी होना चाहिए, और एग्जामिनर का भी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ वो बात कर रहा है बेसिसिटी की, है ना, और पीछे हम देख भी चुके हैं बेसिसिटीज़ की बात कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटीज़, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ना। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बेटा कि बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होगी बेटा, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी बोलो, जहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी कैसी हो, जहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी कैसी हो बेटा ज़्यादा हो, राइट। जहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी वहीं बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ओके, अब देखो बेटा यहाँ इस वाले क्वेश्चन को, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो इनमें एक एक कार्बन ही प्रेजेंट है इन तीनों में, और फर्स्ट वाले में अगर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में देखें, नंबर ऑफ आइटम्स कार्बन नाइट्रोजन आइटम्स कितना है, 2 है, एक ये है और एक ये है। तो डेफिनेटली जिसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स ज़्यादा हैं, है ना, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हैं बेटा, जिसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स की बात कर लेना, जिसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स ज़्यादा है ना, तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो फर्स्ट वाले की तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, अब देखो बेटा मैंने क्या बोला है आपको, फर्स्ट की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब मुझे सेकंड और थर्ड और फोर्थ के बारे में आइडिया लेना है कि सेकंड थर्ड फोर्थ के बारे में मुझे नहीं मालूम, है ना। अब एक एक नाइट्रोजन है यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी है ना। अब एक एक नाइट्रोजन है तो मैं इनके बीच में कंपैरिजन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बेटा, कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो कंपैरिजन किया जाता है बेटा कंपेरेबल चीज़ों के बीच में, है ना। तो कंपैरिजन किसके बीच में करते हैं हम, कंपेरेबल थिंग्स के बीच में, है ना, जो कंपेरेबल होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट के बीच में तो कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मालूम है आपको, जहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स ज़्यादा होंगे वहाँ बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट की तो नो डाउट्स ज़्यादा ही होगी, बट अब मुझे 2, 3, 4 में देखना है। तो फर्स्ट की अगर मैं देखूंगा ना ऑप्शन के थ्रू, तो सेकंड ये सेकंड सबसे पहले दिया हो, ये तो गलत हो गया मेरा। इस वाले ऑप्शन को देखूंगा मैं, ये भी गलत हो गया। तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या होगा, या तो सेकंड होगा आंसर बेटा, या फोर्थ होगा। आ रही ना बात समझ में। अब मुझे एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है। अब मुझे देखना है कि अब तो 50-50% तो मैं पहुँच गया यहाँ पर, कि 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब मुझे देखना है सेकंड और फोर्थ में बेसिसिटी किसका ज़्यादा है। तो आपने कहा कि बेटा आपने कहा है बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो देख लो बेटा, यहाँ देखो इस वाले केस में देखें, यहाँ एक एथाइल ग्रुप है ना, प्राइमरी एमाइन है ये, और ये बेटा कैसा है सेकेंडरी एमाइन है। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन में कंपेयर करेंगे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन में, तो ये मालूम है कि यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो यानी कि डोनेशन एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, राइट। यहाँ देखोगे यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है, बट यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी एमाइन है, यहाँ एक ही एथाइल ग्रुप, एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो इसके केस में क्या होगी, बेसिसिटी कम होगी। यानी कि मैं अगर आंसर लिखूँगा ना, तो अगर मैं 2, 3 में कंपेयर करूँगा, तो 2, 3 में अगर मैं कंपेयर करके देखूँगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 की जो है बेसिसिटी ज़्यादा है, किससे, 2 से। ओके, अब मुझे 4 के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि 4 को यहाँ लिखना है मुझे, या फिर 4 को यहाँ लिखना है, राइट। अब देखो बेटा 4 तो या तो यहाँ आ सकता है मेरा, या फिर 4 यहाँ आ सकता है। तो मुझे ये पता चल गया कि 1, 3, 2, राइट, ये तो होगा ही। तो 3, 2 देख लो, 3 की ज़्यादा होगी 2 से, तो 3 की ज़्यादा 2 से है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। 3 की ये वाला गलत हो गया वैसे ही, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको भी मैं देख लेता हूँ कि 4th की जो है बेसिसिटी कम क्यों है, राइट। इस वाले ऑप्शन को देख लो, इसकी बेसिसिटी सबसे कम क्यों है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, NH2 है, राइट। तो आपको ये मालूम है ना कि इसका जो लोन पेयर है ना वो किसके साथ में है, वो कॉन्जुगेशन में है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर, तो आप कहते हैं कि वहाँ कॉन्जुगेशन होता है ना। कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या होगा बेटा, बोलो, कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या होगा, डोनेशन एबिलिटी क्या होगी, अरे बोलो, डोनेशन एबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी ना। और डोनेशन एबिलिटी कम होने का मतलब क्या हो गया,
यानी कि डोनेशन एबिलिटी कम होने का मतलब हो गया बेसिक स्ट्रेंथ भी उसकी कम होगी, राइट। तो देख लो, तो फोर्थ वाले का क्या होगा, फोर्थ को यहाँ लिखेंगे तो फोर्थ का सबसे कम होगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1 3 2 देन 4। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछना चाहिए और डेफिनेटली बेसिसिटी या एसिडिटी कंसेप्ट से वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछता ही है, राइट। और गलती होने के थोड़े से चांसेस बने रहते हैं, बट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, गलती नहीं करना है, ओके। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और यस भी बोल सकते हो, ओके। तो जिससे मुझे लगेगा कि वाकई में जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको और समझ में भी आ रहे हैं ना। और मुझे अगली क्लास के लिए थोड़ा सा बूस्ट भी, एनर्जी भी मिल जाएगी मुझे भी कि हाँ ठीक है, बच्चों के साथ मैं अच्छे से एफर्ट लगा रहा हूँ और बच्चे रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और मुझे भी और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ओके। देखो, मेरा अच्छे से पढ़ाना आपकी बात पे, आप पे पर भी डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में तो मैं भी डेफिनेटली इंटरेस्ट लूँगा पढ़ाने में, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वैसे भी अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं तो इंटरेस्ट लूँगा ही, क्योंकि मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, है ना। और मेरी कोशिश है जो मेरे पास चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं वो आप लोगों को तक पहुँचाना। और आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। देखो, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी देखो बड़ा खूबसूरत सवाल है ना। अब इसमें भी खूबसूरती देख लो बेटा, क्या खूबसूरती है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखो बेटा क्या है ना। उसने पूछा क्या, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइंस, है ना। अब मैंने आपसे कहा जैसे कार्बोकेटाइन आ जाए जहाँ वो कार्बोकेटाइन की बात करने लगे, है ना, तो कार्बोकेटाइन को क्या समझ लेना बेटा आपको, कार्बोकेटाइन को आपको शाहरुख खान समझ लेना है ना, शाहरुख खान समझ लेना है ना। मैंने आपसे कहा कि यश चोपड़ा की मूवी में जनरली कौन एक्टर रहता है, यश चोपड़ा जो डायरेक्टर है ना बेटा, उसकी मूवी में जनरली शाहरुख खान रहता है। तो ऐसी एंटी, अगर मैंने कहा कि कार्बोकेटाइन जो है बेटा आपको वो क्या है, शाहरुख खान है। और एंटी जो आपका एग्जाम ले रहा है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना बेटा, वो यश चोपड़ा ही है। और वो क्या करेगा, वो कार्बोकेटाइन को लेना पसंद करेगा। तो उसका फोकस भी रहता है, एंटी का फोकस रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे, है ना। ऐसे ही यश चोपड़ा का भी इंटरेस्ट रहता है कि शाहरुख खान को अपनी मूवी में रखे। आगे ना बात समझ में। तो कार्बोकेटाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो तो इसमें इंटरेस्ट लेगा ही, है ना। पूरी ऑलमोस्ट 60-70% आप केमिस्ट्री की बात करोगे ना तो अराउंड कार्बोकेटाइन की ही घूमती रहती है। अब देख लेते हैं हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आगे बढ़े इस बात पे, ओके। देखो, ये समझाने के लिए बोला था मैंने, शाहरुख खान का जो एग्जाम्पल लिया था, राइट। अब बेटा देखो इसमें, तो मैंने आपसे कहा है एनर्जी लेवल के बेस पे समझ लो इसे, है ना। जैसे ये एनर्जी है और मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं अगर इसे ड्रॉ करूँ, सपोज़ ये कार्बोकेटाइन है, ओके। तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये कार्बोकेटाइन है, सपोज़ कार्बोकेटाइन मान लूँगा कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ओके, कार्बोकेटाइन है। और मैंने आपसे कहा कि सपोज़ मैंने आपसे कहा बेटा कि ये एनर्जी लेवल है, राइट। ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये है और एक ये एनर्जी लेवल ये है। और सपोज़ मैंने आपसे कहा यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर बेटा क्या सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, राइट। बट लोन पेयर मालूम है आपको लूजली बाइंड होता है और सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। इस वाले में हम क्या करें बेटा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है ना। और यहाँ पर क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो जिसमें लोन पेयर की शिफ्टिंग होगी ना बेटा, जिसमें आपने कहा कि जिसमें लोन पेयर की शिफ्टिंग होगी तो वो दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट, है ना। और जिसमें सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, कंप्लीट शिफ्टिंग होगी, या आप कह सकते हैं कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो दिखाएगा प्लस एच इफेक्ट, ओके। और इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा ना तो वो दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट। तो पहले इस कार्बोकेटाइन को, अरे भाई इस कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा है, कार्बोकेटाइन मालूम है आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की हेल्प करने के लिए पहले कौन आएगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए पहले कौन आएगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए पहले वो आएगा जिसका एनर्जी गैप कम होगा। यानी कि पहले कौन आ जाएगा बेटा बोलो, पहले आएगा रेजोनेंस, ओके। और फिर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो फिर कौन हेल्प करने के लिए आएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर एनर्जी गैप और भी बढ़ गया, फिर हेल्प करने के लिए कौन आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए आप कहते हैं कि पहले आप रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, देन इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो यूनिक तरीका लिया है मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, और ये पिक्चर आपको इसलिए माइंड में ले ली कि आपको याद है कि पहले प्लस आर इफेक्ट देखेंगे, देन प्लस एच इफेक्ट देखेंगे, देन प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। तो यानी कि जो प्रायोरिटी और ऑर्डर रहता है वो ये रहता है आपका, ओके। तो एक तो तरीका ये था मैं डायरेक्टली लिखा देता आपको कि बेटा ये रट लो, ये ऐसे होता है। बट दूसरा तरीका मैंने ये लिया है एनर्जी प्रोफाइल के थ्रू। तो एनर्जी प्रोफाइल के थ्रू क्या होगा ना बेटा, आपको एग्जाम में कि ये पिक्चर की क्लियरिटी आएगी, आप भूलेंगे नहीं
कि प्रायोरिटी ऑर्डर पहले प्लस आर इफेक्ट था, देन प्लस एच, देन प्लस आई। तो एनर्जी डायग्राम से भी आपको याद रहेगा कि लोन पेयर फ्री होता है तो पहले रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, अगर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस आई इफेक्ट होगा, राइट। अब देख लेते हैं इन एग्जाम्पल्स में। तो बेटा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैं देखूँ तो आपने कहा है ना, आपने कहा है कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड अल्फा है, राइट, ये अल्फा साइड है, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको, प्लस एच इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, प्लस एच। नो डाउट्स प्लस आई इफेक्ट भी है ना, लेकिन प्लस एच इफेक्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो प्लस आई को हम यहाँ इग्नोर कर देते हैं, राइट। अब यहाँ देखो इस वाले केस में है ना, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है ना, इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये नेक्स्ट कार्बन जो है वह अल्फा पोजीशन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी कि प्लस एच इफेक्ट है यहाँ पर। अब बेटा यहाँ देखो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, अरे भाई माइनस आई इफेक्ट मत देखना, कहीं आप सोचने लगो ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसे माइनस आई इफेक्ट कहीं कह दो आप ना, ये नहीं देखेंगे। क्योंकि जब लोन पेयर कार्बोकेटाइन के पास होगा ना बेटा, तो पहले क्या देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि लोन पेयर इसको हेल्प करने में जो है पैक बॉन्डिंग में यूज़ हो जाएगा ना, आप ये कह सकते हो प्लस आर इफेक्ट कह सकते हो, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा ये। आगे ना बात समझ में, तो माइनस आई इफेक्ट नहीं देखना है आपको, ऑक्सीजन देख के आप समझें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, राइट, यानी कि प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। आ रही बात नहीं समझ में, तो इसका मतलब यहाँ प्लस आर इफेक्ट भी है और प्लस एच इफेक्ट भी है, ओके। थर्ड वाले केस में देख लेते हैं, तो थर्ड वाले केस में देखो बेटा, है ना, थर्ड वाले केस में देखो है ना, इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में देखो, राइट, इसके रिस्पेक्ट में मालूम है यहाँ प्लस एच इफेक्ट है, ओके, तो ये मालूम है आपको डेफिनेटली, ओके। अब इस एडजेसेंट साइड पे देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, राइट, तो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप अगर कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन में है ना, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब आप खुद कंसिडर करके देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, सेकेंड है, थर्ड है, तो स्टेबलाइज कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा बेटा आपने कहा है जिसमें प्लस आर इफेक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप बात करेंगे तो पहले तो आप तो ये देखते हैं ना, स्टेबिलिटी के लिए आप क्या देखते हैं, पहले आप देखते हैं प्लस आर इफेक्ट, देन प्लस एच, देन प्लस आई। अब आप देखो बेटा पहला सेकंड वाले केस में देखो प्लस आर इफेक्ट है, तो यानी कि सेकंड वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सेकंड देख लो किस में, सेकंड एक तो आपका सेकंड वाले ऑप्शन में और फोर्थ वाले ऑप्शन में, यानी कि थर्ड आपका नहीं रहा होगा और फर्स्ट भी नहीं होगा। एलिमिनेशन तरीका अपना लिया आपने। अब सेकंड और फोर्थ में आप कंपेयर कर सकते हैं, या तो आंसर आपका सेकंड होगा या फोर्थ होगा, राइट। अब आप बोलो मुझे कि सेकंड के बाद कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए या थर्ड, ऑब्वियसली फर्स्ट ही होगा, है ना। सेकंड के बाद कौन सा होगा बेटा, सेकंड के बाद तो फर्स्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो देखो प्लस एच इफेक्ट है ना, और यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो प्लस एच इफेक्ट है ना, लेकिन यहाँ देखो प्लस एच इफेक्ट है, लेकिन यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, सर डिस्टेबलाइज कर रहा है, ओके। तो आप कहेंगे सेकंड के बाद फर्स्ट होगा सर, और फर्स्ट के बाद थर्ड होगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर मेरा फोर्थ आ जाएगा। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। इसमें कोई डाउट है, अगर डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, ओके, नो डाउट्स। देखो बेटा मुझे तीनों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चंस के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ कंसेप्ट को समझाने की, और थोड़ा पेशेंस रख के सुनोगे ना। अब अगर आप ये सोचोगे कि 5 मिनट के अंदर मैं 50 क्वेश्चन करा दूँ या 15 क्वेश्चन करा दूँ या 20 क्वेश्चन करा दूँ, तो वो भी पॉसिबल है, बट उससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहेगी। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि आप क्वेश्चंस नो डाउट्स आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, बट आप मिस्टेक कहाँ करोगे, गलती कहाँ करोगे, उसको मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ गलती ना करें, ओके। तो जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस मेथड को अगर अडॉप्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट या इशू नहीं है ना, और अगर है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे सिर्फ यस बोल सकते हो, ओके। अच्छा देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये देखने में भी ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना, शानदार कह लो आप, प्यारा कह लो, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को देख के आपको तुरंत याद आएगा, क्या याद आएगा बेटा, इस स्ट्रक्चर को देख के आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन याद आता है ना। आप कहते हैं सर ये तो इस टाइप का जो पिक्चर है ना वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में होती है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है ये, राइट। ये मालूम है ना आपको, न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है अगर इस टाइप की पिक्चर आपको दिखाई दे। फिर देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, इन द गिवन कन्फर्मेशन C2 इज रोटेटेड अबाउट C2 C3 बॉन्ड। अब किस डायरेक्शन में रोटेट करना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना आप भाई, ये जो बॉन्ड है ना वो C2 बॉन्ड है आपका, और ये जो बॉन्ड है वो C3 बॉन्ड है, ये लिखा हुआ है, ये C2 मैं अच्छे से लिख देता हूँ, C2 है और ये कौन सा है C3 है। और C2 के अराउंड आपने क्या किया है, C2 C3 बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन द कन्फर्मेशन ऑफ 10 डेज। अब बेटा ये देखो आप कह रहे वो उसने कहा है कि कितना रोटेट करना है, रोटेशन कितना करना है बेटा, 120 डिग्री रोटेशन करना है। तो 120 डिग्री रोटेशन करना है, किस डायरेक्शन में करना है, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे रोटेशन करना है,
ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन देखो, तो बेटा पहले ये देखो, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये कितना है, अरे पूरा सर्कल जो 360 है ना, कितने पार्ट में डिवाइड है ये देखो बेटा कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 देन 6, यानी कि एक, अरे भाई पूरा सर्कल कितना होता है 360 और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, है ना। तो यानी कि इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का जो एंगल है ना बेटा कितना है 60, और अगर इसका मैं इसकी बात करूँ तो ये भी 60 है, राइट। और पूरा ओवरऑल की बात करूँ कि इनके बीच में एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, ये 120 है। बस मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करके यहाँ लेके आना है, ठीक है ना। अरे फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ ना मैं, ये फ्रंट कार्बन है मेरा, इसे मान लो आप, ये फ्रंट कार्बन है, ओके। ये जो है मेरा ना फ्रंट कार्बन है, ये वाला ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन को अगर मैं रोटेट करूँगा ना तो मुझे पिक्चर ऐसा मिलेगा, देखो कैसा पिक्चर मिलने वाला है। तो मुझे जो पिक्चर मिलेगा ना बेटा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो जो सर्कल वाला लिया ना मैंने, वो सर्कल तो ऐसा सच ही रहेगा क्योंकि उसको मैंने रोटेट नहीं किया है। तो बैक कार्बन को मैंने रोटेट नहीं किया है, तो बैक कार्बन में मुझे तो ऐसा ही मिलने वाला है कि नीचे CH3 है और यहाँ पर बेटा H है ना, यहाँ पर H है, ओके। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने जो है ना इस वाले CH3 को रोटेट करके यहाँ लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब पिक्चर तो मुझे ऐसे ही रखना है ना। तो 120 रोटेट करना है मुझे, और 120 रोटेट करूँगा ना मैं तो CH3 यहाँ आ जाएगा मेरा रोटेट होने के बाद, ओके। और H कहाँ चले जाएगा, H यहाँ, और दूसरा H यहाँ। तो देखो बेटा ये कितना रोटेशन के बाद आया, 120 डिग्री रोटेशन किया आपने। तो 120 डिग्री रोटेशन करेंगे ना तो मिथाइल ग्रुप यहाँ आएगा। तब मालूम है आपको कि अगर दोनों मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट साइड में हो ना, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट साइड में हो तो उसे आप कौन सी कन्फर्मेशन कहते हैं, उसे आप गॉज कन्फर्मेशन कहते हैं ना, उसे आप क्या बोलते हैं, गॉज कन्फर्मेशन, राइट। तो वो क्या कहलाएगा, गॉज कन्फर्मेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ओके। तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, राइट। देखो आपने क्या किया है, फ्रंट कार्बन को रोटेट किया है, किस डायरेक्शन में रोटेट किया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। घड़ी की आप कह सकते हो वॉच की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया है ना। जैसे आपकी घड़ी ये है ना, अरे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। आपकी जो घड़ी है वो इस तरीके से रोटेट करती है ना। अगर इस तरीके से रोटेट करे तो वो क्लॉकवाइज है, और अगर इस तरीके से रोटेट किया है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज वाली हमने डायरेक्शन ली थी। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा एक सवाल मैं इसमें पूछता हूँ, एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाएगा अगर इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे ये बताओ, रोटेशन से कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, है ना, बाय रोटेशन। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूँ बेटा बाय रोटेशन, है ना, मेरा सवाल अगर ये हो जाए बाय रोटेशन विच प्रॉपर्टी इज चेंज, है ना, विच प्रॉपर्टी क्या लेता हूँ मैं इसे, विच प्रॉपर्टी इज चेंज, है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, चाहे मैं 60 डिग्री रोटेशन करूँ, चाहे 120, चाहे 180, चाहे 360, है ना। मुझे ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है चेंज होगी। चलो मैं ऑप्शन भी देता हूँ, राइट। बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बॉन्ड लेंथ, या चेंज होगा बॉन्ड एंगल, है ना, या फिर चेंज होगा आपका डायहेड्रल एंगल, है ना। ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता हूँ ना मैं आपसे, डायहेड्रल एंगल। अब मुझे आप बताओ रोटेशन से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली, इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, डायहेड्रल एंगल चेंज होगा, है ना। तो मेरा ख्याल है ये वाला जो क्वेश्चन है नीट 2019 में शायद पूछा गया था, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना आप, चाहे 2019 में पूछा गया था मेरे ख्याल से ये सवाल, राइट। तो बाय रोटेशन विच प्रॉपर्टी इज चेंज, तो नीट 2019 में शायद कोई क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आप एक बार चेक कर लेना इसे कि 2019 की ही बात है क्या। तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डायहेड्रल एंगल चेंज होता है बेटा, डायहेड्रल एंगल चेंज होता है, राइट। क्या चेंज होता है इसमें, डायहेड्रल एंगल चेंज होता है। तो आंसर क्या होगा, डायहेड्रल एंगल। अरे डायहेड्रल एंगल बेटा किसे कहते हैं, डायहेड्रल एंगल इससे कहते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ना, एक बार समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ, एक बॉन्ड एंगल के बारे में समझा देता हूँ और डायहेड्रल एंगल। देखो ये एक ही प्लेन में है ना बेटा, ये देखो ये जो एटम्स है ना, ये जो एटम्स है, ये जो बॉन्ड है ना, अगर एक ही प्लेन में एंगल बन रहा है ना, एक ही प्लेन में एंगल बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, है ना। बॉन्ड एंगल कब बोलते हैं, एंगल फॉर्म इन द सेम प्लेन, है ना, फॉर्म इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल, राइट। और डायहेड्रल एंगल तो हमारा ये हुआ, कौन सा वाला बेटा, ये इस H और CH3 के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ डायहेड्रल एंगल, है ना। डायहेड्रल एंगल का मतलब हो गया एंगल फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेन्स, है ना। तो ऐसे मान लो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना आप, अरे भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे मान लो आप ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना हुआ होता है, ओके। तो मैं उससे समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ उससे समझाने की। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आप, ऐसा कुछ आप कहते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो ये प्लेन जो है और ये प्लेन क्या है, अलग है, राइट। या ऐसे कह लो ये प्लेन और ये प्लेन अलग है ना,
ये इन द प्लेन है, ये स्लाइटली अबव द प्लेन है, तो ये जो एंगल कहलाएगा ना बेटा, ये बॉन्ड एंगल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये डायहेड्रल एंगल कहलाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, वो क्या है आपका डायहेड्रल एंगल। तो आप डायहेड्रल एंगल क्या कह सकते हैं, डायहेड्रल एंगल कह सकते हैं एंगल फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स, राइट। ये बात ध्यान में रखना है, अगर डिफरेंट प्लेन के बीच में एंगल बन रहा है तो उसे हम कहेंगे डायहेड्रल एंगल। ओके, आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया मैंने, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्या बोला है इसमें, अ ग्रुप दैट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट विच डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप प्रिंसिपली टू द ऑर्थो पैरा पोजिशन। वो ये कह रहा है कि कोई भी ग्रुप है ना, वो ये कह रहा है बेटा, ऐसे समझो, अरे भाई ESR रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है बेटा, ये किसकी है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी होती है बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है ना, है ना। ESR रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये बेटा मेरा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है ना। वो कह रहा है कोई ग्रुप लगा हुआ है, और वो ग्रुप कैसा लगा हुआ है बेटा, यहाँ वो ये कह रहा है जो क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है ना, डीएक्टिवेट कर रहा है, लेकिन बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ हेलोजन ही है ना, Cl है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है ना। अगर आप देखोगे ये कार्बन है यहाँ, राइट, कार्बन है, और ये Cl है, तो मुझे मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा, वो किधर शिफ्ट होगी, वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, यानी कि माइनस से आई इफेक्ट किधर है, बाहर की तरफ। लेकिन आपने साथ में ये भी बोला है कि अगर क्या, अगर आपने कहा है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर हो तो रेजोनेंस भी हो जाता है यहाँ पर, है ना। अगर ऐसी कंडीशन हो तो रेजोनेंस भी तो होता है, राइट। बेटा देखो यहाँ पर रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन लोन पेयर है, इसका मतलब रेजोनेंस भी है। और जब रेजोनेंस होगा ना बेटा, तो आपको मालूम है जब रिंग एक्टिवेट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द रिंग, है ना, टूवर्ड्स द रिंग, तो क्या होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पोजीशन है आपकी और ये पैरा पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ये, है ना। रेजोनेंस की वजह से क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर इफेक्ट। तो इसलिए ओवरऑल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब ओवरऑल रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेटिंग, है ना। तो मेरा ये सवाल ये था कि बेटा प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट होना चाहिए था, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट क्यों हो गया। उसका रीज़न आप ये समझ सकते हो, क्योंकि कार्बन का ऑर्बिटल कैसा है बेटा, कार्बन का बेटा 2p ऑर्बिटल होता है, राइट, और क्लोरीन का कौन सा होगा, 3p ऑर्बिटल्स, राइट। तो आप ये देखोगे ना, 3p से 2p में इलेक्ट्रॉन से जाना ना बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि फॉर्मेट की बात करें ना, यहाँ 2p फॉर्मेट है और यहाँ 3p फॉर्मेट है। अगर सिमिलर फॉर्मेट होते तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आसानी से हो जाती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर प्लस आर इफेक्ट। तो वो आंसर क्या होगा, Cl। तो Cl के बारे में ध्यान में रखना है, ओके। तो इतनी बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी क्वेश्चन है, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑर्डर ऑफ द कार्बोनाइंस, है ना। कार्बोनाइंस में ये है और एक ये है और दूसरा ये है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। एक आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और एक आपने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, राइट, और एक है CH3 नेगेटिव। तो बेटा अब ये देखो ना, कार्बोनाइन कैसा होता है बेटा, कार्बोनाइन कैसा होता है, कार्बोनाइन बेटा कैसा होता है, बोलो, कार्बोनाइन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। और इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है ना, तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, स्टेबलाइज वो करेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या आपको S परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो जिसकी S परसेंटेज ज़्यादा होगी ना, वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। आगे ना बात, यानी कि S परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब ही हो गया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कार्बोनाइन को क्या करेगा, कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा, ओके। वो क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा। आगे ना बात समझ में। अब देख लो बेटा, तो जिसमें S परसेंटेज ज़्यादा होगा ना बेटा, जिसमें S परसेंटेज ज़्यादा होगा ना, आप ये कह रहे हैं जिसमें S परसेंटेज ज़्यादा होगी ना, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको ये पता चल जाए ना कि किसमें S परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसकी आप स्टेबिलिटी बता सकते हो, ओके। अब देखो बेटा, ये वाला जो कार्बन है ना, ये मालूम है ये कैसे कार्बन है बेटा, ये मालूम है आपको sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो कार्बन है बेटा वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि S परसेंटेज किस वाले केस में ज़्यादा है। यहाँ एक S ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, यानी कि 50% S कैरेक्टर यहाँ पर है,
है ना। एस कैरेक्टर 50% किस में, इस वाले केस में, और एक एस ऑर्बिटल है, 2 पी ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पर कितना एस कैरेक्टर बेटा 33.33% है, और इस वाले केस में कितना 25% है, यानी कि जिसमें एस परसेंटेज ज़्यादा है ना बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपने तो यही बोला है ना, मोर इलेक्ट्रॉनिक एस परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होगा ना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एस परसेंटेज देख लो, फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा है, इस वाले में कम है, और इसमें एस परसेंटेज और कम है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर देखो ऐसा, आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर 3rd हो जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, देखो दूसरा फॉर्मेट समझ लो, इसी सवाल को वो ऐसे भी पूछ सकता है ना। दूसरा तरीका देख लो बेटा, दूसरा तरीका देख लो, इसी क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकता है तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, है ना। ये आपने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा था शायद, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा था इसे। तो वो इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी पूछ सकता है। सपोज अगर ये दिया होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया होता, और दूसरा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया होता, और तीसरा कंपाउंड दिया होता CH4। अब वो इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, विच इज़ मोर एसिडिक, है ना, विच कंपाउंड इज़ मोर एसिडिक, ऐसे भी सवाल पूछ लेगा, है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर कोई कंपाउंड HA है ना, और वो अगर टूट गया किस में, H+ और A- में, है ना, तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा ना बेटा, या तो ये आप ये कह लो ईजिली H रिलीज होता हो, या फिर ये कह सकते हो ये जो पार्ट बच रहा है ना कॉन्जुगेट, क्या बोलेंगे बेटा इसे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो आपने कहा जिसमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ना, जिसमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, जिसमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बेटा कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप इससे प्रोटॉन निकाल के देख लो, तो ये वाला प्रोटॉन हटाओगे आप यहाँ से प्रोटॉन हटाओगे, यहाँ से एक प्रोटॉन हटाओगे, तो फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा ना, आपका ये कंपाउंड बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और ये कंपाउंड क्या बनेगा CH3 नेगेटिव। और अभी आपने देखा है कौन सा स्टेबल है ज़्यादा बेटा, इनमें कौन सा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम कौन सा स्टेबल है ये, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये वाला, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस ये वाला स्टेबल है। तो जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा ना वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये। आगे ना बात समझ में, तो क्वेश्चन को वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका बेटा ये हो गया जैसे मैंने आपसे पूछा विच इज़ मोर एसिडिक, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो होपफुली ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो गई, राइट। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही तब आप यस बोल सकते हैं, या यस लिख सकते हैं, यस टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको इतना बड़ा यस टाइप नहीं करना है ना, तो आप सिर्फ बाई टाइप कर सकते हैं ना, यस फॉर, अरे भाई अगर यस ना लिख कर आप सिर्फ बाई टाइप कर सकते हो, बाई मतलब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया समझ में तो आप नो भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है। मुझे लगता है कि अगर अच्छे से मैंने समझा दिया है तो ठीक है, अगर नहीं समझाया अच्छे से तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, ओके, या उससे कोई बेहतर तरीका निकालूँ बात को अपनी समझाने का तरीका, राइट, है ना। तो कोशिश करना है आपको, एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं, वाई तो लिख सकते हैं ना। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना तो आप वाई लिख के उसमें थोड़ा सा मुझे बूस्ट कर सकते हैं, और जब मैं बूस्ट होऊंगा तो आपको भी अच्छे से मैं केमिस्ट्री सिखाऊंगा, राइट। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना बेटा। ये मत सोचना आप कि सर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं क्वेश्चन को समझाने में। देखो अगर मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ ना तो आप इसकी वीडियो की क्या कर सकते हो बेटा, स्पीड बढ़ा सकते हो। आप उसे नॉर्मल पे ना चलाकर 1.25, भाई नॉर्मल पे ना चलाकर 1.25 पे चला सकते हो, है ना, 1.25 पे चला सकते हो, 1.50 पे भी चला सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लर्निंग पे फोकस करना है, मिस्टेक ना हो उस चीज़ पे फोकस करना है ना। क्योंकि आप स्पीड पकड़ लेंगे, राजधानी एक्सप्रेस बना दोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। डिपेंड करता है आप पे कि आपको राजधानी की स्पीड से चलना है या पैसेंजर के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ओके। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अगला जो मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे लगता है ऐसा सवाल एग्जाम में मिलता भी है ना, ठीक है। और देखो बेटा किससे रिलेटेड है, टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड है। इसको मैं मिला देता हूँ, देखो ये अलग कर क्या हुआ है, एक्चुअल में ये मिला हुआ है इसके साथ में, ठीक है ना। ऐसे देखो ये भी इसके साथ में है, कनेक्ट है इसके साथ में। अब इस वाले सवाल की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सवाल है, मैक्सिमम इनोल कंटेंट, है ना। अब मुझे इस क्वेश्चन को देखना है, तो मुझे तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली बेटा इसमें देखो, तो इनोल कंटेंट तो मालूम है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा ना, ऐसे में लिखा, सपोज अगर क्वेश्चन ये लिखा मैंने, ऐसे देख लो ना बेटा, अगर मैंने सपोज एक समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ
CH3CO CH3 है, राइट। और ये मालूम है कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है ना बेटा अल्फ़ा है, और ये अल्फ़ा पोजीशन है। और मुझे साथ में ये भी मालूम है ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, और ये 3 पोजीशन है। और यहाँ से आपको मालूम है आपने कहा है, आपने क्या बोला है, आपने टॉटोमेरिज में केस में कहा है कि अगर मैंने H2 लिख दिया ऐसे और H2 लिख दिया और एक H यहाँ ले लिया मैंने, राइट। तो आप ये कहते हो कि 1 पोजीशन से ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 और 3। तो होता है क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला प्रोटॉन इधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो प्रोटॉन है ना आपका, ये जो प्रोटॉन है ना 1 पोजीशन से कहाँ बेटा चला जाता है, 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पर ट्रांसफर कर जाता है, राइट। तो बेटा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, तो स्ट्रक्चर आपका ये बन जाता है CH3 C सिंगल बॉन्ड, प्रोटॉन ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इस वाली फॉर्म को कीटो बोला जाता है और इस वाली फॉर्म को इनॉल बोला जाता है, राइट। इतना तो मालूम है ना, ये कीटो फॉर्म कहलाती है, ये इनॉल फॉर्म कहलाती है। अब मैक्सिमम इनॉल किस में होगा, अगर मैं इन 4 ऑप्शन को देखूँ ना बेटा, तो मैक्सिमम इनॉल तो उसमें ही होगा। तो देखो मैक्सिमम इनॉल कहाँ होगा बेटा, तो मैक्सिमम इनॉल वहाँ होगा जहाँ पर मेरा जो ये कंपाउंड बना है ना, सपोज ये जो कंपाउंड बना है CH3 सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये स्टेबलाइज होता होगा, है ना। यानी कि इनॉल कंटेंट जो है मेरा, ये डबल बॉन्ड OH स्टेबलाइज जहाँ होता होगा वहाँ मैक्सिमम इनॉल कंटेंट बनने के चांस होंगे, राइट। तो मुझे ये देखना है ये स्टेबलाइज कहाँ हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं देखूँ किस वाले ऑप्शन को देखूँ बेटा मैं, सेकेंड और फोर्थ को, तो देखो बेटा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट और थर्ड में तो इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनेगा नहीं, तो बनेगा किस में, सेकेंड और फोर्थ में। ओके, तो सेकेंड फोर्थ को देख लेते हैं कि सर ने सेकेंड और फोर्थ ही चूज़ क्यों किया, फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं किया। तो बेटा देखो सेकेंड और थर्ड में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने को मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है, स्ट्रक्चर तो ये है ना, स्ट्रक्चर बना देता हूँ ना, स्ट्रक्चर ये है ना। और मुझे ये मालूम है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। यानी कि बेटा जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर वो बहुत एसिडिक नेचर का हो गया, राइट। अब क्या होगा, अब जहाँ दो कार्बोनाइल ग्रुप हो ना, 2 कार्बोनाइल ग्रुप हो, एक कार्बोनाइल ग्रुप ये तो ये एसिडिक नेचर हो गया, तब ये क्या होगा, प्रोटॉन ये आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा किसी एक कार्बोनाइल ग्रुप पर। और अगर आसानी से ट्रांसफ़र हुआ ना बेटा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। देखो और ट्रांसफ़र हो गया ना आसानी से, अगर ये आसानी से सपोज़ इस बार यहाँ से H ट्रांसफ़र कर गया, एक H ट्रांसफ़र कर गया यहाँ से, तो ये OH और ये डबल बॉन्ड O। तो देखो बेटा कितने मेंबर रिंग बन रही है ना, ये 6 मेंबर रिंग बन रही है। और देखो 2 ऑक्सीजन आइटम्स के बीच में, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ बोलो क्या होगी, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक एडिशनल बॉन्ड बना लेगा, उस एडिशनल बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो देखो कितने मेंबर रिंग बन गई है, अगर नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई, राइट। और 6 मेंबर रिंग आपको मालूम है कि हाईली स्टेबल, तो 6 मेंबर रिंग क्या होगी बेटा, तो 6 मेंबर रिंग स्टेबल होगी, है ना। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ी है ना आपने, अरे भाई बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ी होती ना वहाँ आपने, तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के थ्रू आप बताते हैं ना कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है ना। आप कहते हैं एक साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, देन साइक्लोहेक्सेन है, राइट। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता है ना। इसमें तो आप स्ट्रेन की बात करते हो, और ये स्ट्रेन वाला मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल आपका स्ट्रेनलेस होता है, राइट, मालूम है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही है, जिसमें स्ट्रेन कम है, यहाँ तो स्ट्रेनलेस है, ये स्ट्रेन ही नहीं है, ये तो मालूम है आपको, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है बेटा, चेंज कर लेता है, पकड़ स्ट्रक्चर बन जाता है, पकड़ इन द सेंस अपने स्ट्रक्चर को की शेप बदल लेता है। तो ये मालूम है कि 6 मेंबर रिंग बन रही है यहाँ पर। तो 6 मेंबर रिंग आप कहेंगे सर सेकेंड में 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर रिंग भी फॉर्म हो रही है, और आप कह रहे हो सर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। चलो ये भी बात आपकी मान लेते हैं कि ये वाली बात भी आपकी सही है कि इनॉल कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, कि 6 मेंबर रिंग भी आप कह रहे हैं, और दूसरी बात आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, आपकी ये बात हम मान लेते हैं, बट फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है ना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी देखो, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन इसमें देखो ना, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिखाई देती होगी। इस तरीके से देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ, तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन तो बेटा यही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, H ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, राइट। तो H क्या होगा ना, ये प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर जाएगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ ज़्यादा होगी ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, बढ़ा रहा है, तो ये प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर आप जो बनाएंगे ना बेटा, वो स्ट्रक्चर ये आएगा आपका। देखो यहाँ पर भी आप ये कहेंगे कि सर 6 मेंबर रिंग यहाँ पर भी तो बन गई है, एक एच रह गया ना यहाँ पर, और ये नो डाउट्स यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, ये आपका डबल बॉन्ड आएगा ना ये, और ये भी डबल बॉन्ड आ जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद, और इसे आप लिखेंगे डबल बॉन्ड OH। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो वही चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, 6 मेंबर रिंग भी है, 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, राइट। तो दोनों बातें तो यहाँ पर भी सपोर्ट हो रही हैं, 6 मेंबर रिंग भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, राइट। सर अब किसे कंसिडर करें हम, तो आपने तो कहा था कि 6 मेंबर रिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो स्टेबल होगा। अब तो दोनों में दिख रहा है मुझे ऐसा, है ना। अब मुझे ये देखना है ना कि जिसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा इस वाले सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है ना। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी बेटा, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी बेटा, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ये बात मैं कह रहा हूँ, राइट। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर। तो बेटा देखो ये कार्बन है ना, CH3 तो है ये, और ये कार्बन है, और ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो अगर दोनों कार्बन एलिमेंट्स है ना, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एग्जैक्ट सेंटर में ही रहेगी। अगर मैं ये कहूँ ये दोनों जो लोन पेयर है ना, बॉन्ड पेयर जो है वो बीच में रहेंगे। बट यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है और दूसरी जगह जो है वो हाइड्रोजन है, तो कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बेटा वो कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगी, है ना, वो कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगी। तो देख लो आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेटा यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके ज़्यादा क्लोज है, और जबकि यहाँ जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इससे दूर है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, और जहाँ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, तो उसमें इनॉल कंटेंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो इनॉल कंटेंट बेटा किस में ज़्यादा होगा, 4th में ज़्यादा होगा। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई ये समझ में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को बैक करना है, फिर सुन लेना है बात को मैंने क्या बोला है। ओके, तो चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। GOC का पार्ट ही है और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आईयूपिक नेम ऑफ द कंपाउंड, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आईयूपिक नेम को लेकर आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईयूपिक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आसान ही मिलना है आपको, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोमेनक्लेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, राइट। ओके, और साथ में फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, है ना। और आपको साइक्लो का नो डाउट साइक्लो कंपाउंड्स तो पढ़ने की ज़रूरत है ना। स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको RS नोमेनक्लेचर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। रेयर चांस है कि RS नोमेनक्लेचर से सवाल पूछा जाए, राइट। बट बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड से वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा। ओके, बट लिटिल बिट अगर आइडिया है आपको बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, या लिटिल बिट आइडिया है आपको RS नोमेनक्लेचर निकाला कैसे जाता है, वो अलग चीज़ है। बट रेयर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, तो आपको आईयूपिक नोमेनक्लेचर पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करना है। तो पता चला कि आपको नोमेनक्लेचर से रिलेटेड 300 400 500 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस की जा रहे हो आप, है ना, बेफालतू में पैनिक हो रहे हो आप। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, बस थोड़ा सा रिमाइंड कराया था कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। अब बेटा देखो लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करना ही है आपको कार्बन की, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। कार्बन की कितने कार्बन की, 4 कार्बन की है ना, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, साइड चेन हो गई। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो आपको मालूम है नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास में है। तो नंबरिंग आपको कहाँ से करना है बेटा, नंबरिंग यहाँ से करना है 1 2 3 देन 4। तो बेटा ये देखो ये क्या आपका, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, ये तो मालूम है ना, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और ये भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, राइट। और ये 3 कार्बन जो है बेटा, 3 नहीं 4 कार्बन है। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट बेटा ब्यूट है ना,
वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, तो प्राइमरी सफिक्स एन है, राइट। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, है ना। और फिर आप कह सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स, बट मैंने सेकेंडरी सफिक्स आपको मालूम कि यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, है ना। सेकेंडरी सफिक्स क्यों यूज़ नहीं किया बेटा, यहाँ सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है यहाँ पे। और तो मेरा फॉर्मेट इतना ही हो जाता है, इस फॉर्मेट से ही मैं सॉल्व कर लूँगा। तो और जब आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं ना बेटा आप, तो ध्यान में ये रखना होता है कि आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स को किस ऑर्डर में लिखना होता है, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है ना। किस ऑर्डर में लिखते हैं बेटा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है ना। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब देख लो बेटा, तो पहले ब्रोमो आता है, क्योंकि बी आर ब्रोमो पढ़ा जाता है, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, एक बी आर है, एक मिथाइल है, राइट। और बी आर को आप क्या पढ़ते हैं बेटा, ब्रोमो पढ़ते हैं, और एम ई को क्या पढ़ते हैं, एम ई मतलब मिथाइल, है ना। बोलो अल्फ़ाबेटिकल में पहले कौन सा आएगा, बी आएगा या एम आएगा, ओबियसली सर पहले बी आर बी ही आता है, ठीक है, पहले बी आर आता है। लेकिन ब्रोमो देखो ना बेटा किस किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पर है और 3 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे 1,3 डाइब्रोमो, 1,3 डाइब्रोमो। और मिथाइल किस पोजीशन पे बेटा, मिथाइल 3 पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, तो पहला ही आंसर हो जाएगा ना, 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब एक चीज़ ये समझो आप, ये क्वेश्चन ये समझ के मत छोड़ देना ये आंसर, अरे सर ने पिछली बार लिया था पहला ही क्वेश्चन गलत था, हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसा ऑप्शन लिया हो कि पहला हो ही ना, है ना। बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि पहला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना, वो तो गलती कराने की आपसे सोच रहा है, नहीं, पहला भी आंसर हो सकता है ना। अब आपकी साइकोलॉजी से वो ये खेल सकता है कि आप बोलोगे नहीं पहला तो नहीं है, पहले से तो आपसे गलती करा रहा है वो, राइट। तो आपको अपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे यकीन रखना है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप खुद में बिलीव है नहीं मेरा तो कॉन्सेप्ट ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दिया हो बट मुझे उससे डेविएट नहीं होना है ना। ऑप्शन एक्चुअल में क्या होता है ना, ऑप्शन बेटा आपको डेविएट करने के लिए यही होता है ना, बट आपको ऑप्शन देख के डेविएट नहीं होना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे जो है स्ट्रांग बिलीफ रखना है, ओके। देखो तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट, ठीक है। और थोड़ा सा फिर मैं डिटेल में चला गया आईपिक नोमेनक्लेचर में, फिर से वही चीज़ें चली गई, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वो बेटा मैंने ऐसे किया है क्योंकि आपको फिर से चीज़ें क्या है एक तरीके से आपकी मेमोरी कार्ड में बिल्कुल फिक्स हो जाएँ कि हाँ सर यही फॉर्मेट होता है और ऐसी ही याद रखना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। क्या बोला उसने, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिख लो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो आप सवाल तो सॉल्व सही कर रहे हैं, लेकिन आप करते क्या एग्जाम में, आपने सवाल क्वेश्चन तो सही सॉल्व किया है, सॉल्व जो है क्वेश्चन को आपने सही किया है, लेकिन आंसर जो बेटा आप क्या करते हैं, आंसर क्या करते हैं आप, वो गलत टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। और ऐसा क्यों होता है कि आप क्वेश्चन लिखा कुछ होता है उसे समझ कुछ लेते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन में लिखा है ना उसको वही समझना है जो लिखा है ना। तो उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, इसका मतलब ये है जो लेस एसिडिक होगा उसको पहले लिखेंगे, जो लेस एसिडिक होगा उसके पहले लिखेंगे, और जो मोर एसिडिक होगा बेटा उससे बाद में लिखेंगे, यही तो मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर का, यही मीनिंग है। अब देख लो, एक आपके पास मेथेनोइक एसिड है, दूसरा एथेनोइक एसिड है, थर्ड प्रोपेनिक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। कितने इजी टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, मेरे ख्याल से लड्डू टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखो मेथेनोइक एसिड मालूम है ना बेटा, HCOOH, ये मेथेनोइक एसिड है, फिर आप कर लो CH3COOH। एथेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड कर लो CH3CH2COOH, है ना। फिर ब्यूटेनोइक एसिड करना, एक कार्बन और बढ़ा दो, है ना, ऐसे लिख सकते हो ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप खुद देख लो, तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट इसको बोला है उसने, और इसको सेकंड कह दिया है उसने, और इसको थर्ड का है, राइट, और इसे फोर्थ बोला है। तो बेटा यहाँ देखो, ये प्लस आई इफेक्ट, इसके एच को तो कंसिडर करेंगे नहीं आप, और CH3 के केस में देखो प्लस आई इफेक्ट है, CH3 CH2 के ग्रुप में और प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और यहाँ साइड चेन और बढ़ गई, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट और बढ़ जाएगा, राइट। यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से बेटा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ आप कहेंगे सर फर्स्ट की ज़्यादा होगी, उससे कम सेकंड की होगी, उससे कम थर्ड की होगी, सबसे कम फोर्थ की होगी। तो पहले किसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना उसने, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बेटा, पहले किसको लिखें हम, लेस एसिडिक को नहीं लिखेंगे बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ ना, क्या लिख दिया बेटा, यहाँ मैंने लिखा पहले मोर एसिडिक को लिखेंगे ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो ये हुआ ना, पहले मोर एसिडिक लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, लेस एसिडिक लिखेंगे, ओके।
मैं ही कंफ्यूज हो गया। ओके कोई बात नहीं। देखो तो पहले कौन सा आएगा, मोर एसिडिक तो फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी पहला ही आंसर हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। लड्डू टाइप का क्वेश्चन था ना बेटा ये। देखो कुछ लड्डू टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सारे आपको क्वेश्चन चैलेंजिंग टाइप के मिलना है ना। तो कुछ तो आपके मार्क्स आए पॉजिटिव, कुछ तो फील हो आपको कि आपको केमिस्ट्री आती है ना। बट खाली केमिस्ट्री आने से काम नहीं चलने वाला, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और सिलेक्शन कब होगा, जब आपको इजी क्वेश्चन भी आते हों, एवरेज भी आते हों और चैलेंजिंग भी आते हों। तीनों टाइप के आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। यानी कि आप क्रिकेट की लैंग्वेज में बोल सकते हो ना, अगर मैं क्रिकेट के टर्म में बोलूँ ना बेटा, आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, ऑलराउंडर, है ना। आपको सब तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना आता है ना। आप मीन्स फील्डिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, आप ये मान लो, है ना। मौका मिलता है तो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। चलो खैर ये बात सारी वाली बातें छोड़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, और मुझे लगता है प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राइट, है ना। बोर तो नहीं होते मेरी बातों से, और बोर भी नहीं होना चाहिए। और बोर भी होगे तो क्या कर लोगे, है ना। बोर होने से लाइफ और ख़राब होगी। तो बोर नहीं होना है, बल्कि क्या लेना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है। किस में, अरे खुद में इंटरेस्ट लेना है। खुद में इंटरेस्ट लोगे ना तभी तो कुछ करोगे। अगर खुद में ही इंटरेस्ट नहीं कुछ करने का तो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या, है ना। तो खुद पहले तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। और जब खुद से प्यार करोगे तो आप फिर किससे प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, आप केमिस्ट्री से भी प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। और केमिस्ट्री से प्यार करोगे तो आपको सिलेक्शन समझो पक्का है। पक्का खाली केमिस्ट्री से नहीं है, साथ में अदर सब्जेक्ट भी हैं, राइट। तो उन सब्जेक्ट पर और केमिस्ट्री पर अच्छे से आपका कमांड होनी चाहिए, राइट। देखो अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एमंग दीज कंपाउंड्स। देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। पहला बेटा कौन सा है, पहला उसने बोला पैरामेथॉक्सीफिनॉल, है ना। पैरामेथॉक्सीफिनॉल देख लो स्ट्रक्चर कैसा होता है। पैरामेथॉक्सीफिनॉल ये हो गया, पैरामेथॉक्सी OCH3 और फिनॉल मतलब OH। ये फर्स्ट बोला है उसने इसे, ठीक है। और सेकंड बोला है उसने पैरामिथाइल फिनॉल। मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और थर्ड है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो आपने कहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी ना, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है उसकी ज़्यादा होगी, या एसिडिक स्ट्रेंथ आपने इन जनरल वे में देखेंगे तो आप तो ये कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि अगर मोनोप्रोटिक एसिड है और अगर वो निकल जाता है H+A- बनता है तो आप उसका कॉन्जुगेट बेस देख लेते हैं। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगा, देखो तरीका तो बेस्ट यही है जो मैं ये लिख रहा हूँ, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। जिसमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक, या आप ये कह सकते हैं जिसमें H ईजिली रिलीज होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इस वाले केस में देखो बेटा, यहाँ पर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, +R इफेक्ट। यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में CH3 है तो +H इफेक्ट। यहाँ NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। -I इफेक्ट भी है और यहाँ -R इफेक्ट भी है। यहाँ वाले केस में देखो +H इफेक्ट है, ये क्या करेगा, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और ये स्लाइटली नहीं बढ़ेगा, ये कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, राइट। तो ये कौन सा बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा बेटा, मतलब किस में H ईजिली रिलीज होगा, तो H उसमें ईजिली रिलीज होगा ना जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होती होगी, राइट। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती होगी बेटा, विड्रॉ, यानी कि ये बॉन्ड वीक होता होगा, है ना। और ये बॉन्ड वीक तब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे लगेगा, यानी कि इसको H को आसानी से रिलीज़ कर देगा। तो आप देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहले थर्ड, देन क्या लिखेंगे, सेकंड, देन फर्स्ट। देखो ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपको, ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे ना बात समझ में, तो शॉर्ट में समझाने की कोशिश की मैंने आपको, तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं किस चैप्टर में, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलते हैं, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बेटा आपको क्वेश्चन मिलते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर्स में। और जब आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना तो बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहाँ मिलते हैं, आपको जनरली क्वेश्चन मिलते हैं एमाइंस चैप्टर में, राइट। बट हम क्या करते हैं, एमाइंस चैप्टर्स के जो बेसिक स्ट्रेंथ के दिए हुए या जो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर्स के आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए, तो हमने क्या किया है उसे GOC पार्ट में इंक्लूड कर लिया है और उसे एक साथ मर्ज कर दिया है, जिससे कि आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जनरली टीचर्स ऐसा ही करते हैं, क्लास में वो क्या करते हैं आपको कलेक्टिवली ही पढ़ाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इजी लड्डू टाइप का क्वेश्चन है,
है ना। तो मेरे ख्याल से आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। इसमें देखो एसिटिक एसिड है और यहाँ पर वही Cl लगा हुआ है और CH2Cl COOH है। और इनमें सबसे ज़्यादा एसिटिक कौन सा है? इसका तो आंसर बेटा आप ही दोगे, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके आप आंसर दोगे। और मुझे लगता है यहाँ पर हिंट देने की ज़रूरत भी मुझे नहीं है ना। मुझे हिंट की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हिंट देने की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है ना, मुझे आप कमेंट करके आप बोलेंगे आंसर क्या है ना। क्या करना है बेटा? कमेंट करना है आपको, है ना। कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, है ना। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ, राइट। देखो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन सा है? पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर देख लो ना। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर तो मालूम है ना, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। तो एनिलीन मालूम है कि एनिलीन का जो लोन पेयर है ना बेटा, वो किसके साथ में है? क्योंकि आपने बोला है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो तो वो कॉन्जुगेशन में होता है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में है ना, इसके साथ में, है ना। तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में। वो कह रहा है ना तुम तनहा मत रहो, तुम मेरे साथ में चलो। यानी कि ये लोन पेयर है ना, इस पाई बॉन्ड के साथ में कंपनी देने को तैयार है ना। वो तनहा नहीं है। कहीं लोन पेयर अकेला समझ के आप सोचो कि इसे अपने साथ ले जाऊँ मैं, बट ये डबल बॉन्ड के साथ में क्या है? कॉन्जुगेशन में। यानी कि आप ये कह सकते हो रेजोनेंस की वजह से, यहाँ रेजोनेंस है ना बेटा, रेजोनेंस की वजह से क्या डोनेशन एबिलिटी क्या होगी? बोलो। हम क्या कह रहे हैं कि रेजोनेंस होने की वजह से डोनेशन एबिलिटी क्या होती है? और रेजोनेंस के होने की वजह से डोनेशन एबिलिटी कम हो जाती है। और डोनेशन एबिलिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो मुझे ये देखना है रेजोनेंस कहाँ नहीं है। जहाँ रेजोनेंस नहीं होगा वहाँ हो सकता है डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा हो सकता है क्या है? होगी ज़्यादा। डाइफिनाइल एमाइन की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं हम। तो डाइफिनाइल एमीन की अगर बात मैं करूँ तो कुछ स्ट्रक्चर मुझे ऐसा मिलता है डाइफिनाइल एमीन का, राइट। मैं इसे कुछ ऐसे बना देता हूँ। 2 फिनाइल लेंगे ना, डाइफिनाइल एमीन। देखो इसका लोन पेयर, इसका जो लोन पेयर है ना बेटा, वो इसके साथ में भी रेजोनेंस में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में, और इसके साथ में भी रेजोनेंस में। तो दोनों तरफ से रेजोनेंस है। तो इसका मतलब ये लोन पेयर तो दोनों के साथ में जाने के लिए तैयार है ना। तो यहाँ ये लोन पेयर इसके साथ में भी जाने को तैयार है और इसके साथ में भी जाने को तैयार है। तो इसका मतलब यहाँ डोनेशन एबिलिटी तो ज़्यादा नहीं होगी। इस लोन पेयर के चाहने वाले कितने? दो लोग चाहने वाले हैं। एक फिनाइलिंग ये वाली चाहने वाली और ये फिनाइलिंग कह रही मेरी तरफ आ जाओ, ये फिनाइलिंग कह रही लोन पेयर मेरी तरफ आ जाओ। तो इसका मतलब इसका डोनेशन एबिलिटी जो है ना, ये चाह तो रहा है कि मैं कोई आए और मुझे लेके चला जाए, राइट। बट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ में रेजोनेंस में है ना। अब ट्राइफिनाइलेमीन की बात कर लेते हैं। तो ट्राइफिनाइलेमीन के केस में देखो, ट्राइफिनाइलेमीन है ना। तो ट्राइफिनाइलेमीन में तीन फिनाइल रिंग आ जाएंगी। देखो ट्राइफिनाइलेमीन में देख लो बेटा, 3 रिंग आएंगी। तो इसे आप बोल देंगे। तो 3 ग्रुप आ गए यहाँ पर, तो है ना। अब लोन पेयर ये कह रहा भाई तुम मेरे साथ में आ जाओ, ये इसका लोन पेयर कह रहा मेरे साथ में आ जाओ, इसका लोन पेयर। तो रेजोनेंस में तो इसके साथ में भी है। पैरानाइट्रोएनिलीन के केस में देख लो, है ना। पैरानाइट्रोएनिलीन के केस में देखो, पैरानाइट्रोएनिलीन के केस में देखो NO2, है ना। अब जो NH2 ग्रुप है ना बेटा, इसमें देखो, इस पैरानाइट्रोएनिलीन की बात करता हूँ, वो तो देखो रेजोनेंस में तो है ना। पैरानाइट्रोएनिलीन का स्ट्रक्चर तो मालूम है ना, ये पैरानाइट्रोएनिलीन NO2, और यहाँ लगा दिया आपने एनिलीन NH2 ग्रुप, है ना। और ये मालूम है ना, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। तो ये लोन पे रेजोनेंस में तो है और ज़्यादा रेजोनेंस में आ गया। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये रिंग तो कह रही है कि मेरे साथ में आप रेजोनेंस में आओ, बट ये नाइट्रो ग्रुप और भी इसे सपोर्ट कर रहा है कि -I और -R इफेक्ट की तरह कि अरे भाई इसे और बुला लो, अपने पास बुला लो, है ना। तो और रिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर डोनेशन एबिलिटी सबसे कम होगी। अब बेंजाइल एमीन की किसकी बात कर लो, है ना। बेंजाइल एमीन की बात कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो बेंजाइल एमीन का बेटा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। वो ड्रॉ यहाँ कर देता हूँ मैं, ओके। देखो बेंजाइल एमीन की केस में बेटा, बेंजाइल एमाइन का स्ट्रक्चर तो मालूम है ना सर। प्रॉब्लम ये हो सकती है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके से लिखा मैंने, है ना। अगर मैंने ये लिखा ना CH3 लिख दिया, तो ये बन गया बेटा टॉलीन, राइट। और टॉलीन से अगर एक H यहाँ से मैंने रिप्लेस कर दिया ना, तो ये बन जाता है बेंजाइल, है ना। ये बन जाता है बेंजाइल। इतना ग्रुप कहलाता है बेंजाइल। और एमीन का मतलब हो गया NH2 ग्रुप लगा हुआ है, राइट। अब आप ये देखो, ये जो लोन पेयर है ना, क्या इस बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है? अरे भाई क्या रेजोनेंस में है ये लोन पेयर इसके साथ में? नहीं है ना, क्योंकि रेजोनेंस तो आपने कहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर। यहाँ क्या है इस वाले केस में? क्या बेटा? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर। तो ये कंडीशन तो रेजोनेंस की नहीं है, और ये कंडीशन रेजोनेंस की। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये कहता है भाई तो अलग अलग तनहा तनहा मत रहो, मेरे साथ में आ जाओ,
रेजोनेंस में, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, लेकिन ये रेजोनेंस में ले नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये फ्री है। यहाँ डोनेशन एबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो जहाँ डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ रेजोनेंस नहीं है, वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, राइट। तो आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या। देखो, अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे तो लगता है कि समझ में आ गई होगी ना। और अगर समझ में आ गई ना तो आप मुझे कमेंट में यस बोल सकते हो, राइट। और अदरवाइज़ क्या बोल सकते हो, नो बोल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटरेस्ट लेते हैं ना। देखो, मैं इंटरेस्ट क्या ले रहा हूँ, आपको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इस सवाल की बात करते हैं ना। 4 मिथाइल पेंटुइन इज़ ए कायरल बिकॉज इट हैज़, है ना, एक कायरल वर्ड आ गया ना। देखो, पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्या मतलब है इसका। 4 मिथाइल पेंटुइन, 5 कार्बन बना देता हूँ, राइट। तो 5 कार्बन बेटा मैं इसे ऐसा करता हूँ, एम लेटर ले लेता हूँ। 5 के लेटर आ गया ना इसमें, एम लेटर ले लिया, 1 2 3 4 5। अरे नंबर डाल लो ना, 1 2 3 4 5, पेंट हो गया ना। और 4 पोजीशन में मिथाइल है, तो 4 पोजीशन में मिथाइल हो गया ये। और 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। यहाँ डबल बॉन्ड है। इज़ ए कायरल बिकॉज इट हैज़, है ना। अब मुझे देखना है यहाँ पर क्या है। तो बेटा यहाँ पर तो CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ H है, राइट। और ये तो मालूम है ना, CH2 है, ये CH है और ये CH3, राइट, CH3। ए कायरल देख लो क्यों है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मालूम ही होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। सिमेट्री एट C4 कार्बन, सिमेट्री C4 कार्बन, ये हो सकता है भाई। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो बोथ सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं। सिमेट्री एट C4 कार्बन, ठीक है। तो C4 कार्बन सेंटर पे क्या सिमेट्री दिखाई दे रही, राइट। ओके, देखो ऐसे स्ट्रक्चर को देख लो ना, ऐसे C4 कार्बन पे सिमेट्री दिखाई दे रही ना। और C4 कार्बन पर अगर सिमेट्री है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एक कायरल बोलते हैं, एक कायरल, राइट। कायरल तो तब होता है ना जब 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, है ना। यहाँ तो 2 सिमिलर ग्रुप आ गए, और 2 सिमिलर ग्रुप आ गए, तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये एक कायरल हो गया, राइट, एक कायरल। अगली बात, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लड्डू टाइप क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो कर ही लोगे। द नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो, नो डाउट लड्डू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको पता हो सर प्राइमरी कार्बन होता कौन सा है, राइट। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन कौन सा है, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्राइमरी कार्बन बेटा ये टर्मिनल वाले हैं, है ना, ये मालूम है, ये प्राइमरी कार्बन एटम्स होते हैं, राइट, है ना। इनको आप बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और ये जो कार्बन 2 कार्बन के साथ में कनेक्ट है, इसे बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन। और ये जो कार्बन है कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 4 कार्बन के साथ, इसे बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। तो आप काउंट कर सकते हैं प्राइमरी कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, आंसर 6, राइट। देखो, ये क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकता है, कब हो सकता है, जब आपको, अगर देखो उस बच्चे के लिए ये आसान है, अगर जिस बच्चे को मालूम है कि 2 + 2 4 होता है, वो तो ये कहेगा सर ईजी सवाल है ना। जिससे देखो क्वेश्चन आता है उसे ऐसे ही लगता है कि 2 + 2 ही पूछा गया है। और जिसको मान लो 2 + 2 तो छोड़ो बेटा, है ना, 2 + 2 तो छोड़ो, जिसको ये भी नहीं पता ना कि 1 + 1 2 होता है। मैं फॉर एग्जांपल एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे ये नहीं मालूम होता है, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे सपोज ये नहीं मालूम होता कि 1 1 2 होता है, राइट, 1 + 2 होता है। तो उसके लिए क्या लगेगा, उसे लगेगा बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा है ना। तो एग्जाम में कभी कभार ऐसा भी होता है ना, जो आपने सही से क्वेश्चन को नहीं देखा या रीड नहीं किया, बट ईजी तो है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, या आपने कभी उसे देखा नहीं है, तब तो वो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे ही लगेगा कि सर बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है ना। एक्चुअली वो कैसा होता है, ईजी होता है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देख लो। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन C6H14, है ना, अल्केन ही है C6H14, C6H14। इसमें बेटा देख लो कितने आइसोमर बना सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 5 6 7, राइट। चलो इसके स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें, पहले 6 कार्बन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, देन 5 कार्बन, देन 4 कार्बन, है ना। 6 कार्बन वाले में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, एक ही बनेगा ना, एन हेक्सेन नाम भी लिख सकता हूँ ना।
आईपिक नेम डिफरेंट आएगा ना। एन एक्सेन 5 कार्बन का ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5, किसी एक पोजीशन में लगा दिया मैंने, नंबरिंग कर लिया ना, 1 2 3 4 5। तो ये कहलाएगा 2 मिथाइल बेटा क्या कहलाएगा बोलो, 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये वाला मिथाइल ग्रुप में यहाँ ले सकता था ना, 3 पोजीशन पे भी तो ले सकता था। तो ऐसे देख लो, 5 कार्बन की चेन ली ना मैंने, तो 3 पोजीशन में ले लिया। नई नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल। अब नाम क्या होगा इसका, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन कहेंगे ना। 4 कार्बन वालों में क्या पॉसिबल है तो वो देख लेते हैं। 4 कार्बन में देखो, 4 कार्बन का अगर मैंने लिया ये, है ना, 4 कार्बन में देख लो, अगर मैंने दोनों मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन में लगा दिए, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन में, तो ये 1 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। तो ये क्या कहलाएगा आपका 2,2 डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे बोलो बेटा, ब्यूटेन बोलेंगे ना। और ये भी तो हो सकता था ना कि सर जो आप कह रहे हैं ना, जो 4 कार्बन की चेन ली ना आपने, वो ऐसा भी तो हो सकता है सर, एक कार्बन आपने यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो नंबरिंग कर सकते हैं आप 1 2 3 4। आईपिक नेम क्या होगा बेटा, 2 पोजीशन में मिथाइल है, 3 पोजीशन में मिथाइल है, तो इसे क्या लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन वो लिखेंगे, राइट। तो इतने पॉसिबल तो स्ट्रक्चर मेरे बन रहे हैं, राइट। कितने स्ट्रक्चर बन गए अब तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डेफिनेटली 4 तो होगा नहीं, अब आपका आंसर जाएगा या तो सर 5 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 7 होगा, राइट। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्केन। बेटा ये भी हो सकता है कि उसने इसमें कैरल सेंटर की भी बात की हो। देखो कैरल सेंटर है क्या इसमें, फर्स्ट में कैरल सेंटर नहीं है, सेकंड में भी कैरल सेंटर नहीं है, थर्ड में भी कैरल सेंटर नहीं है, फोर्थ में कैरल सेंटर नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है ना। मुझे तो लगता है कि 5 ही बनना चाहिए, आपको क्या लगता है ना, मुझे कमेंट करके बोलो कितने बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आंसर 5 ही है, राइट, है ना। अगर आपको लग रहा है आंसर और कुछ है तो वो मुझे आप बोल सकते हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्या है बेटा, सेकेंड है ना। इतने ही आइसोमर बनेंगे भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर ब्लेम ना लगा दो कि सर आपने गलत बता दिया, ठीक है ना। बताया तो मैंने सही ही है, ठीक है। तो आप एक बार उसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि सर आप बोल रहे हो 5 नहीं 6 7 आंसर है, राइट। बट एक्चुअल गूगल नहीं करने बैठ जाना है कि गूगल करके आप निकाल दो आंसर 5 6। ट्राई करना है आपको कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। तरीका ये है ना। गूगल का ड्रॉबैक बेटा क्या है पता है ना। गूगल का ड्रॉबैक ये कि आपने टाइप किया और आंसर निकाल लिया सीधे, बट आप एफर्ट लगाना नहीं सीखे, वो तो चीटिंग करना सीख गए आप कि आपको आंसर पता चल गया, राइट। तो मुझे आंसर नहीं जानना है, मुझे मेथड जानना है, तरीका जानना है, राइट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, और बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C2H4B2, दिस फार्मूला परमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शनल आइसोमर होगा इसमें, ऑप्टिकल या पोजिशनल या फिर सिस ट्रांस आइसोमर। तो C2H4B2 C2H4Br2 है, राइट। और मैंने कहा है कि बेटा H को आप क्या करो, Br को क्या करो, Br को आप H के इक्विवेलेंट मान लो, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर Br को आपने 2 Br2 है ना, तो वो H2 मान लोगे ना, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये C2H6 बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया अल्केन ही तो है ये, यानी कि इन एटम्स के बीच में क्या है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या साइक्लिक कंपाउंड नहीं है ना। तो फिर आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड ड्रॉ की, बाकी देख लो आप। बाकी क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन आप ऐसे लगा सकते हैं, राइट। और 2 4 हाइड्रोजन है और 2 Br यहाँ लगा सकते हैं, एक Br यहाँ एक यहाँ, एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता है, राइट। बेटा क्या किया है आपने, एक Br को आपने यहाँ लगाया, एक को यहाँ लगाया, और दूसरा स्ट्रक्चर आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये हो सकता है सर आपने 2 कार्बन तो लिए हैं, राइट। और फिर ये हो सकता है कि सर आपने एक Br इस वाले कार्बन पे ले लिया और एक इस टर्मिनल साइड पे ले लिया, और बाकी 2 हाइड्रोजन ये आ गए, राइट। तो बेटा देखो इस वाले को आप बोलते हैं जेम डाइहैलाइड्स। अरे एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन लगे हों, सिमिलर कार्बन पर अगर दोनों हाइड्रोजन लगे हो तो उसे जेम बोला जाता है। अगर एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन्स लगे हो उसे बोला जाता है विसनल, है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, विसनल डाइहैलाइड्स, और इसे क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड, राइट। तो ये टर्म मालूम है आपको, ओके। अब मुझे ये देखना है कि सर ये फंक्शनल आइसोमर है मेरा क्या, या ऑप्टिकल आइसोमर है, या पोजिशनल आइसोमर है, या सिस ट्रांस आइसोमर है। देखो सिस ट्रांस आइसोमर तो होगा नहीं, क्योंकि ना तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनके बीच में, ना तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ना ही कोई साइक्लिक कंपाउंड्स है, राइट, वो भी नहीं। पोजीशन आइसोमर्स
ऑप्टिकल आइसोमर देख लो, ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए था, कायरल सेंटर होना चाहिए था। ओके, क्या होना चाहिए था, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर है क्या, फर्स्ट एंड सेकंड में, दोनों में कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं होगा। अब आपकी कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि सर फंक्शनल आइसोमर है या पोजिशन आइसोमर्स है, राइट। अब बेटा आप खुद देखो, बी आर जो ग्रुप है ना, बी आर ब्रोमीन, उसकी मैं बात करूँ तो ब्रोमीन को आप एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं या आप उसे सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। तो नो डाउट्स आप बी आर को ऐसे सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करते हैं। तो बी आर क्या है आपका, बी आर की पोजीशन देखो, एक तो 1 पोजीशन पे है बी आर आपका, और यहाँ पर क्या है, दोनों बी आर 1 पोजीशन पे है, यहाँ बी आर जो है आपका 1 और 2 पोजीशन पे। तो ब्रोमीन की पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, यानी कि जो बी आर है बेटा, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो उसकी पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। तो उसको आप क्या कहेंगे, उसे आप बोलेंगे, अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप भी है वो, तो है तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट एंड सेकंड के केस में भी सेम है। तो इसका मतलब पोजीशन किसकी चेंज हुई, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हुई। तो एक पोजीशन चेंज हुई है और कार्बन चेंज सेम है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। तो ये बात समझ में आ गई। तो आंसर बेटा क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, होपफुली कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो मीजो टार्टरिक एसिड की बात कर लो, तो मीजो नाम में ही लिखा हुआ है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ना तो आपको मालूम है मीजो टार्टरिक एसिड ऐसा होता है ना, HOH यहाँ लगा होता है, HOH ऐसे लिख लो आप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूँ यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर, ठीक है। और आपको मालूम होता है कि ये मीजो टार्टरिक एसिड इसलिए कहला रहा है, देखो मीजो कंपाउंड तब कहलाता है, मीजो कंपाउंड बेटा तब कहलाता है, दो चीज़ें होनी चाहिए मीजो कंपाउंड होने के लिए, एक तो कायरल सेंटर होना चाहिए, कंपलसरी है, कायरल सेंटर होना ज़रूरी है, कायरल सेंटर होना चाहिए उसमें, और कायरल सेंटर के अलावा प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है ना उस कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, राइट, जिसके अंदर क्या हो बेटा, कायरल सेंटर भी हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो दो कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, राइट। और देखो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ऑब्जेक्ट डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड रिफ्लेक्ट ईच अदर, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसका मतलब मीजो कंपाउंड है, राइट। और इस यहाँ से कट करोगे तो ये कहलाती है आपकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। आंसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, किसकी वजह से, मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से, राइट। तो होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। इतनी बात तो समझ में आ रही ना आपको। आपको यकीन नहीं होगा, मैं 12 या 1 बजे के अराउंड लेक्चर बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए, है ना। पहले ऐसा होता था, जनरली 10-11 बजे भी सो जाता था। जब से मुझे लगा कि बच्चों का नीट एग्ज़ाम आ चुका है, तो क्यों ना मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूं, है ना। मेरे कुछ अपनों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप क्लास तो लेते ही हैं, बट अगर आप उन बच्चों को भी अगर गाइड कर सकें जो बच्चे मान लो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, तो अगर आप उन्हें सही से गाइड कर देते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हो, तो उन बच्चों को भी आपकी कहीं ना कहीं दुआएं मिलेंगी। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँ, और अदरवाइज़ तो 12-1 बजे का टाइम हो रहा है तो मैं तो सो भी जाता, है ना। तो मैंने सोचा कोई क्यों ना कुछ प्रोडक्टिव किया जाए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन देख लो, एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, है ना। ये क्वेश्चन मुझे सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में लिया है, राइट। क्या करें बेटा, देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सबसे खूबसूरत जो सवाल है ये, है ना, है ना। मैं कह सकता हूँ इसे सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैं लिख ही देता हूँ, राइट। सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, हाँ, सारे क्वेश्चन में मुझे सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये। अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आज बता दूंगा ना, तो फिर अगले वीडियो में पता नहीं क्या सोचोगे आप कि सर क्या बताएंगे, बट मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे ना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है ना मैंने, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके देंगे, और अगर आप सही आंसर देते हो तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, और आपने सही आंसर नहीं दिया तो फिर मैं इसको जो है नेक्स्ट वाली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो मैं फिर क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में इसे बेटा एक्सप्लेन कर दूंगा। और बहुत ही प्यारा और शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन है ये, जानदार तो नहीं, नो डाउट शानदार तो क्वेश्चन तो है ही, राइट। अरे जानदार तो इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जान थोड़ी है बेटा, सर जी हाँ, नहीं है जान, ओके। तो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है आपको तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए, ठीक है। और सीखना जो है ना, लर्निंग हमेशा अच्छा रहता है,
और सिखाना भी हमेशा अच्छा होता है। जैसे मुझे सिखाना आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे लगता है कि आपको भी सीखना अच्छा लगता होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।